ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक एसी जो थ्योरी है उसके बारे में बेसिक्स देखा, ठीक। और कल मैंने जो लास्ट टॉपिक था आपका कि एलआर सर्किट या फिर एलसी सर्किट के बारे में, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला देखे, ठीक। कैसे उनको सॉल्व करते हैं। अब आज मैं आपको न्यूमेरिकल के हेल्प से वो जो आपने कल डिराइव किया था वो थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से होता क्या है कि थोड़ा डीप और समझ में आ जाता है, ठीक है। तो एक कॉइल दिया है, ठीक है। एक कॉइल दिया है, ठीक। उसमें एक रजिस्टर लगा है और एक कॉइल है, ठीक है। मतलब ये कौन सी सर्किट की बात हो रही है? ये आपका आरएल सर्किट, ठीक। एक आरएल सर्किट है, ठीक है। इसमें एक सप्लाई है, इसी सप्लाई, ठीक। अब इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 7 ओम, ठीक है। और इसका इंडक्टेंस देखो, मिली हेनरी ना, हेनरी किसकी इकाई होती है? इंडक्टेंस की, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस दे रखा है 31.8 मिली हेनरी, ठीक है। सप्लाई कितना दे रखा है? 230 और 50 हर्ज। 230 वोल्टेज है और 50 हर्ज इसकी आवृत्ति है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन में सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसमें, वो एक ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका एक एलसी का एक एलआर का लूंगा न्यूमेरिकल, एक एलसी का लूंगा, ठीक है। दो न्यूमेरिकल हम करेंगे और इसी में सारे आपको आ जाएंगे, ठीक। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आई निकालना है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फाई निकालना है। फाई क्या है? ये वोल्टेज और करंट के बीच का कोण, ठीक है। उनके बीच में जो फेज डिफरेंस बनता है ना, वो निकालना है, ठीक है। और पावर फैक्टर क्या निकालना है? कॉस फाई का मान निकालना है। कॉस फाई को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर, ठीक है। कॉस थीटा का मान निकालना है। और पावर कंज्यूम कि सर्किट में कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई कॉस फाई, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? देखो, आई पूछे ना, आई निकालने के लिए पहले मुझे इस सर्किट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो V इजिकल टू होता है आई जेड, ठीक है। आई जेड, हमारे पास जेड है। जेड क्या होता है? ये जेड होता है इस टोटल जो कंप्लीट सर्किट है इसका प्रतिरोध, ठीक है। इस जो ये सर्किट है इसका पूरा प्रतिरोध। एक प्रतिरोध तो है मेरे पास, लेकिन ये इंडक्टेंस का प्रतिरोध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? पहले इंडक्टेंस का प्रतिरोध निकाल लूंगा। अब आपको मैंने बता रखा है कि इंडक्टेंस का जो प्रतिरोध होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? XL से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl, ठीक है। तो XL इजिकल टू कितना हो गया? 2πfl, ठीक। तो 2 की जगह 2 रखना, फिर पाई की जगह या तो 22/7 रख दो या फिर 3.14 रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? आवृत्ति 50 हर्ज, ठीक है। 50 हर्ज की आवृत्ति है। और इंडक्टेंस कितना दे रखा है? देखो 31 पॉइंट, देखो मिली हेनरी। मिली की जगह कितना आएगा? 10⁻³ ये मैंने जो आपको क्लास में एक चार्ट बनाया था उससे आपने वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे जब, तो ये आएगा आपको 50 ये हो गया 100 ये हो गया आपका 10 ओम, ठीक है। आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10 ओम ही है सर, 10 ओम इंटू 2 और ये हो गया मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3.18, हाँ ठीक है। अप्रॉक्स मतलब 10 ओम, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 10 ओम मान रखा है कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका 10 ओम आएगा। वैसे जो आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आएगा आपका 9.998 समथिंग, ठीक है। तो उसको जब सॉल्व, अप्रॉक्स माना है हमने 10 ओम, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 ओम मान रखा है। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप सॉल्व करके देखना 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.98। तो हम एक्जैक्ट 10 मान लेते हैं, मतलब अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू है 10 ओम, ठीक हो गया। तो एक्सेल भी मिल गया, ठीक। अब जेड का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, किसमें? एलसी सर्किट में। क्या लिखा था? जेड बराबर वर्ग अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा रखा है मैंने पीछे वाले वीडियोस में, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। तो जेड बराबर, जेड क्या है? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध, ठीक है। तो जेड बराबर आर स्क्वायर। आर क्या है वैल्यू? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? चलो पूरा लिख देता हूँ फिर, और 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना आया? 49। 10 का स्क्वायर कितना आया? 100। तो कितना हो गया फिर? ये 149 आपका, ठीक है, अंडर रूट 149। अब इसका जो वर्गमूल निकलता है वो कितना आएगा? 12.2 ओम, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। अंडर रूट कितना? 149, तो 12.2, ठीक है। 12.2 ओम, ठीक है। तो इस जेड का मान भी क्या आएगा? यूनिट क्या आएगी? ओम ही आएगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि जो जेड है ना, इन दोनों को जोड़ के निकाल लें, इसका मान भी ओम है, इसका मान भी ओम है,
तो आना इसका ओम ही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये ध्यान देना आप, हाँ, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, ठीक है, हिंदी वाले, ठीक, इसको कहते हैं प्रतिबाधा, और ये आपका इंग्लिश में इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या होगी, ओम। चलो फिर हमारा आई निकलने के लिए निकल गया ना, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होगा फिर, देखो, V इजिकल टू आई जेड, ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या कहा था, V इजिकल टू आई आर, ओम्स लॉ ने कहा था, ठीक है, V इजिकल टू आई आर। अब ये आर क्या है, प्रतिरोध, तो इस सर्किट में हम क्या यूज करते हैं, टोटल प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध क्या है, जेड है, तो मैंने इस आर की जगह क्या रख रखा है, जेड रख रखा है। अब यहां से आई निकालो, फिर आई बराबर क्या आएगा, आई बराबर देखो, यहाँ जेड इसके साथ किसमें है, इनटू में है, तो ये जेड कहां चल जाएगा, V अपॉन जेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया V अपॉन जेड। आई इजिकल टू V कितना दे रखा है आपका, V आपका 230 है, देखो देखो दे रखा है कि 230 का सप्लाई वोल्टेज है, ठीक। और जेड कितना है आपका, जेड है आपका, रुको, जेड हो गया आपका क्या, कितना, 12.2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.2, ठीक है। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 12.2 कहाँ गया, वोल्टेज 220 डिवाइडेड बाय, हाँ ये आएगा 18.85 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि ये करंट है, करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। आई बराबर क्या लिखा मैंने, V अपॉन जेड, V क्या है, जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखे, ठीक है, V, और जेड क्या है, टोटल प्रतिरोध, हमने निकाल दिया प्रतिरोध, ठीक है, और ये आपका करंट निकल गया है, ठीक। अब दूसरा पूछ रहा है आपका, कहाँ गया, फाई, यहाँ ये है, ठीक है, फाई, ठीक। तो देखो फिर फाई का मान क्या होता है, ठीक है, यहां पर देख लो, ठीक है, ठीक, देखो 10 फाई बराबर होता है, या फिर थीटा, थीटा थीटा रखा ना, फाई रखो या फिर थीटा, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन अगर आपने थीटा यूज किया है तो हर जगह थीटा ही यूज करना, अगर फाई यूज करके तो हर जगह फाई यूज करना, ठीक है। देखो 10 थीटा बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर, ठीक। 10 क्या बराबर, 10 थीटा बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर, ठीक। और थीटा बराबर यहां से आ जाएगा 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। ये थीटा यहां चल जाएगी, इनवर्स में हो जाता है, ठीक है, ठीक हो गया। चलो फिर 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। अब देखो 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स, एक्सएल की जगह एक्सएल रखेंगे, कितना है एक्सएल 10, आर की जगह कितना रखेंगे 7, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, ये इधर का हिस्सा है, तो ये कितना आ गया है 10 इनवर्स, अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आएगा 1.4, ठीक है। देखो 10 इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 इनवर्स 10/7 था ना, चलो ये लिख लो यहाँ पर, 10/7 था, तो मैंने जब 10 को डिवाइड किया तो ये आएगा आपका 1.42, ठीक है। अब 10 इनवर्स इसका मान निकाल दो, ठीक है, ठीक, आपको इतना टफ वाला नहीं आएगा, ठीक है, इनवर्स निकालने तक नहीं आएगा, तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का अगर देंगे आपको तो फिर आप निकाल सकते हो उसको फिर, ठीक है। 1.42 इनवर्स ये आएगा आपका 54, ठीक है। 10 इनवर्स जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं ना उसमें होता है इनवर्स निकालने का, तो 54.8 ये आपका थीटा का मान आ गया, ठीक है, ठीक। ये थोड़ा हाई लेवल हो गया लेकिन फिर भी ठीक है। थीटा का मान कैसे निकलते हैं, थीटा का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर अब 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स ही आया, एक्सएल की जगह एक्सएल की वैल्यू रख दी, और आपका आर की जगह आर की वैल्यू रख दी, ठीक है। ठीक हो गया। फिर चलो चलो आपको थीटा निकाल दिया ना। अब आपको चाहिए क्या, पावर फैक्टर, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है आपको है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का मान पूछ रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा का वैल्यू मैंने लिखा है आपको आर अपॉन सेट, ठीक है। कॉस ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन जेड भी होती है, ठीक है। चलो फिर आर अपॉन जेड, आर की वैल्यू कितनी है आपका, आर की वैल्यू आर का क्या 7, और जेड की वैल्यू कितनी आई थी, जेड आया था आपका 12.2, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड 12.2, तो ये आएगा आपका 0.57, ठीक हो गया 0.57, ठीक है।
देखो इंडक्टर लगाया तो उसके पीछे क्या लिखोगे, लैग लिखोगे। अगर ना देखो जो पावर फैक्टर होता है वो लीड होता है या लैग होता है, ठीक है, या फिर यूनिटी होता है, ठीक। तो अगर आपका रेजिस्टेंस लगाओ, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। अगर रेजिस्टेंस लगा होता है सिर्फ ना, सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस, तो आपका जो पावर फैक्टर आता है वो यूनिटी आता है, ठीक है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया तो मैंने बताया था, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका इंडक्टर जुड़ जाए रेजिस्टेंस के साथ, फिर पावर फैक्टर क्या आता है, लैग आता है, ठीक। अगर क्या जुड़े, इंडक्टर जुड़े, तो पावर फैक्टर क्या आएगा, लैग। अगर आपका कैपेसिटर जुड़ता है तो पावर फैक्टर के पीछे क्या लिखते हैं, लीड रखते हैं। जी पावर फैक्टर निकालोगे आप ना, अगर इंडक्टर है सर्किट में तो क्या लिखोगे, लैग, और अगर आपका कैपेसिटर है तो क्या लिखोगे, लीड, ठीक। तो ये लीड और लैग है, तो हमने पावर फैक्टर भी निकाल दिया, ठीक है। cos फाइव इजिकल टू आर अपॉन सेट, ठीक हो गया। फिर चलो फिर cos फाइव भी निकल गया। अब है आपका पावर कंज्यूम, कि पावर कितना कंज्यूम होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई cos फाइव, ठीक है। वी आपको दे ही रखा था कितना, 230, ठीक। करंट आपने निकाल लिया, करंट कितना था आप लोग का, 18.85 निकाला था ना, हाँ 18.85, और cos फाइव भी निकाल दिया, ठीक। और लैग यूनिट है खाली, ठीक है, मतलब बता रहा है लैग यूनिट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका ये 2484.24 वाट, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, पावर कंज्यूम आ गया। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यही आएंगे, इन तीनों में से एक आएगा, ठीक है, सब नहीं आएंगे, ठीक है। एक पूछेगा, या तो करंट पूछेगा, ठीक, या फिर पावर फैक्टर पूछेगा, ठीक है। cos फाइव को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है, या फिर पावर कंज्यूम पूछेगा, ठीक है। पावर कंज्यूम हो गया, ठीक। अब आप, मैंने आपसे कहा था ना कि इंडक्टर में पावर कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ कंज्यूम हो रहा है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस भी लगा है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। जब मैंने आपको इंडक्टर का वो कराया था तो उसमें सिर्फ मैंने इंडक्टर लिया था, तो इंडक्टर में कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पावर कंज्यूम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सर्किट में क्या था, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था, ठीक है, रेजिस्टेंस भी लगा था और इंडक्टर भी लगा था, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक। अब हम इसी बेस पे कैपेसिटर वाला भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। आपने एक और चीज, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है ना कि थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। या तो इससे निकालो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। थीटा बराबर, थीटा पूछा आपको तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, या फिर थीटा बराबर होता है cos इनवर्स आर अपॉन सेट, जिससे निकालते हो आपकी मर्जी, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं किसके, आपके थीटा के, ठीक है। अब आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए इसमें, ठीक है, कि ये कैसे करते हैं करके, कि थीटा जो मैंने tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर लिखा है, तो जो वैल्यू आती है, ठीक, वो tan कुछ लिखना पड़ता है। जैसे मान लो, उसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। tan इजिकल टू आ गया आपका tan इनवर्स, अंदर आ गया 1, ठीक है, मतलब कुछ भी करके सॉल्व वॉल्व किया आपने, 1 आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिखता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स tan कुछ बराबर कुछ होता है, मतलब कि tan इनवर्स है और tan कुछ वैल्यू लिखी है, तो tan से tan कट जाता है, कह सकते हो, ठीक है, वैसे कटता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा कह सकते हो, tan इनवर्स tan कुछ कुछ होता है, tan इनवर्स tan कुछ, उस कुछ को यहाँ लिख देते हैं, मतलब tan से tan कट जाता है, ठीक है। तो 45 आएगा आंसर। मान लो आपका सॉल्व करके अंदर आ गया √3, ठीक है, ध्यान से देना, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स √3, सॉल्व कर करके आपका ऐसा आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, tan 60 का, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक। तो आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। तो tan 60 हो गया, क्योंकि √3 का मान tan 60 होता है, tan 60 बोलोगे तो √3, ठीक है। अब tan इनवर्स tan कुछ, जैसे यहाँ क्या था, tan इनवर्स tan कुछ है तो क्या आता है, कुछ आता है, उसी tan इनवर्स tan कुछ, कुछ कितना है अभी, 60 है, तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स थीटा निकालने का, फेज एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स इजिकल टू क्या होता है, सॉरी, थीटा इजिकल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, या फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे cos इनवर्स आर अपॉन जेड। वैसे मेरे ख्याल से ये लेना आप, ठीक है, इसको लेना है, इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है बहुत बार, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक। तो ये आपका हो गया एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो फिर ठीक हो गया।